वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। डेली स्केड्यूल क्या हो सकता है, क्योंकि जब हमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है तो दोनों का जो फ्लो है वो डिफरेंट है। तो यदि हम 1 आवर भी रखते हैं तो दिमाग का काफी अपना जो अलाइनमेंट है वो चेंज करना पड़ता है, तो उससे ज्यादा एनर्जी भी खर्च होती है। मैक्सिमम बोलें तो कोई लिमिट ही नहीं है सर, आप 5 साल लगा दो या 10 साल लगा दो। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक परफेक्ट टाइमिंग बोलें आप अपने एई जेई एग्ज़ाम्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी बहुत कॉम्पैक्ट किताब है एंड इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड दैट बुक। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हवाओं का रुख मोड़ा। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रह करके जमकर एक ऐसे मकाम को हासिल किया है जो सराहनीय है। आज इस पंचायती सेशन में हम बात करेंगे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स की, सल्यूशन की। हम सल्यूशन पे ज्यादा बात करेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट फेस करता है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, पर जब आप कुछ ऐसे स्टूडेंट से गाइडेंस लेते हैं जिन्होंने उन प्रॉब्लम्स का सामना करके उसे ओवरकम करके सिलेक्शन हासिल किया है, उससे सीख करके आप अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल हमारे साथ शहनवाज सर भी हैं जो इंट्रोड्यूस करेंगे सभी को। बिल्कुल मैम। और आज हमारे साथ ये जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं ये सारे वो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेलेक्टेड हैं बट यहाँ पर नहीं आ सके हैं किसी वजह से। तो हमारे साथ सबसे पहले अगर देखा जाए तो साहिल है, साहिल के बगल में आपको समीर बैठे हैं, ये आपको पीयूष है, यहाँ पर आपको आमिर है, ये आपको रतन है, वो आपको राज आनंद है, ये आपको गौरव है, एंड लास्ट में हमारे साथ है रोशन। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी अवेलेबल हो सके हमारे साथ इस सेशन में, जो इस बात पर फोकस करेंगे, जो इस बात पर बात करेंगे कि सर ये जो जर्नी रही तैयारी की, इसमें क्या क्या मुसीबतें आई थी, और मुसीबत से सबसे बड़ी बात, मुसीबत से ओवरकम कैसे किया हम लोगों ने, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला हम लोगों ने, हम लोग कैसे इन सारी चीजों को भूल करके अपनी तैयारी में और आगे बढ़ते चले गए और फाइनली वो मुकाम हासिल किया कि आपका सिलेक्शन हो गया। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक इस सेशन को शुरू करते हैं मैम, और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैम आप शुरू कीजिए। हम फोकस करेंगे आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में। आरआरबी जेई 2 सेट्स में हो रहा है, या सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो कि टोटली नॉन टेक्निकल है, और सीबीटी 2 जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आता है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानेंगे कि भाई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को बैलेंस कैसे किया जाए। बिकॉज जब आपको दोनों ही साथ लेकर के चलने हैं तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये जो डाउट है ये हर स्टूडेंट का है जो कि मेरे पास आता रहता है। तो सबसे पहले मैं गौरव से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बताइए कैसे हम टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो कोई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को बैलेंस करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव कुमार है। एंड जैसे मैम ने बताया, मैं बताऊंगा कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को कैसे बैलेंस करें। एक तो मैम बच्चों को लगता है कि सीबीटी 1 जो है क्वालिफाइड नेचर है, बट उसमें ऐसा है कि जिस पोस्ट को आप क्वालिफाई करोगे आप उसी के लिए सीबीटी 2 में फ़ाइट करोगे, तो उसका ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। और उसमें क्या है कि फिजिक्स वगैरह तो हो जाता है, थोड़ा साइंस जो 30 नंबर का आता है एंड मैथ, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टेक्निकल अब तक नहीं किया है तो आपको साथ में करना पड़ेगा वो। आप नॉन टेक के साथ में जो प्रोडक्शन हुआ, मटेरियल साइंस हुआ, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें ले सकते हैं। कोई जैसे आपका नॉन टेक खत्म होगा आपके बड़े सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएंगे, तो आपको भी लगेगा कि मेरा टेक्निकल लगभग कवर हो गया है। तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी ने टेक्निकल पहले किया हुआ है, छोड़ रखा है, तो वो प्योरली नॉन टेक पर फोकस करे, क्योंकि सारी पोस्ट क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है उसमें। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि डेली स्केड्यूल क्या हो सकता है, क्योंकि जब हमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है तो दोनों का जो फ्लो है वो डिफरेंट है। तो यदि हम 1 आवर भी रखते हैं तो दिमाग का काफी अपना जो अलाइनमेंट है वो चेंज करना पड़ता है, तो उससे ज्यादा एनर्जी भी खर्च होती है। तो किस तरीके से हम टाइम टेबल को अपने सेट करें डेली, सो दैट इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके दोनों स्टडीज को बैलेंस करने के लिए। तो पीयूष बताएंगे आप। मैम अगर टाइम टेबल का बात किया जाए तो आप नॉन टेक और टेक्निकल को साथ में चलना है तो आप 2 दिन नॉन टेक को ले लीजिए, फिर 4 दिन टेक्निकल को पढ़ लीजिए।
ऐसा करके कर सकते हैं ताकि डाइवर्ट भी नहीं होगा, नया सूबा होगा तो आप नए सूबा में नए तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिन भर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जिसमें 3-4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो बहुत ही टफ हो जाता है किसी भी एक इंजीनियर के लिए जो इंजीनियरिंग फील्ड में आ चुका है और उसको छोड़ चुका है। उसके लिए बहुत ही टफ है और 10 से 15 नंबर का वेटेज रखता है। तो उसको भी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए यही रहेगा कि आप 3 से 4 दिन तक टेक्निकल सब्जेक्ट करिए, उसके बाद फिर 2 दिन, 1 दिन आप नॉन टेक सब्जेक्ट को लेकर चलिए। और इसके कुछ कहना साथ-साथ चाह रहे हैं? एक चीज़ और भी आप थोड़ा डिस्कस कीजिए कि जैसे ठीक है, टाइम आपने बाँट लिया कि सर 4 डेज़ टेक्निकल किया हमने, 3 डेज़ नॉन टेक्निकल किया। तो हर सब्जेक्ट के लिए लगभग एटलीस्ट नॉन टेक्निकल के लिए आपको डेली का कितना आवर्स स्टडी देना चाहिए? एटलीस्ट? स्टडी आई थिंक सर 10 आवर तो आपको कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए आपको दिन में समय देना ही पड़ेगा। तो नॉन टेक्निकल के लिए भी उतना पूरा का पूरा दिन आप अपना दीजिए। उसमें भले 2-2 घंटे का सेशन बना लीजिए कि हमको फिज़िक्स को 2 घंटे करना है, केमिस्ट्री 2 घंटे करना है, 1 घंटे 2 घंटे बायोलॉजी करना है, फिर उसमें एप्टी रीज़निंग भी है। तो ऐसे 2-2 घंटे का सेशन बना के आप 10 घंटे में पाँचों सब्जेक्ट को 1 दिन में कर सकते हैं। मैम आई थॉट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर हमें अपने दिन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, जैसे अगर हमने टारगेट्स अपने बांट लिए हैं और अगर हम डेली टारगेट्स को सेट करें और वीकली टारगेट्स को सेट करें, जस्ट लाइक मैंने जब आरआरबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था वो टू डू लिस्ट का था मैम। मैं पर डे टू डू लिस्ट बनाता था, मेरी टेबल के सामने पेस्ट करता था और मेरा टारगेट होता था कि मुझे 10 बजे से पहले, यानी मैं 2-2 घंटे के सेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करता था। 2 घंटे का सेशन, फिर उसके बाद 10 मिनट का गैप, फिर 2 घंटे का सेशन, फिर आधे घंटे का गैप या लंच हो गया और उसके बाद फिर 2-2 घंटे के, ऐसे मैं 4 सेशंस यानी मोटा-मोटा पूरे दिन में अप्रॉक्स 12 घंटे के आसपास स्टडी लेता था। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, क्योंकि अगर मेरे सामने टारगेट होता था तो डेफ़िनेटली मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाता था और मुझे मालूम होता था कि मैंने दिन भर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली है और कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ। अच्छा, सीबीटी 1 जैसे कि आपको पता है क्वालिफाइंग है नेचर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि क्या हम थोड़ा कम पढ़ लें, तो जो क्वालिफाई ही बस करना है, क्योंकि उसमें रैंक तो आपकी बननी नहीं है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम थोड़े कुछ सब्जेक्ट्स कम पढ़ लें या बहुत ज़्यादा इंटेंसली उसमें घुसने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें 100 में 100 तो लाने नहीं है। तो उसमें आप क्या कहोगे? क्या कोई सब्जेक्ट छोड़ा जा सकता है? मैम सीबीटी 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर में नहीं बोला जा सकता क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ रहता है सब चीज़। अलग-अलग डिपार्टमेंट में आप जितना अच्छा मार्क्स लेके आएँगे सीबीटी 1 में, उस हिसाब से आपको आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस मिलेगा। आप सीबीटी 2 में कितना भी नंबर लेके आइए, उससे उतना ही इम्पोर्टेंट सीबीटी 1 भी है क्योंकि उसमें पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है और अच्छे पोस्ट के लिए हर कोई जाना चाहता है अच्छे पोस्ट में रेलवे। तो उसके लिए सब फर्स्ट प्रेफ़रेंस में उसको रखते हैं जिसकी वजह से उसका कट ऑफ हाई चले जाता है। तो अगर आपका नंबर उसमें अगर कम हो जाएगा तो आपको उसके नीचे के प्रेफ़रेंस मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं, क्या सभी लोगों ने सारे पोस्ट के लिए क्वालीफाई किया था सीबीटी 1 में या कोई ऐसा है जिन्होंने मैंने 4 आपने कितने पोस्ट के लिए क्वाली माइक ले लीजिए? मैम मैंने बस 3 पोस्ट के लिए गया था, एक ईएमयू एंड टीआरएस और और ट्रैक मशीन। ठीक है, जब आपने सिर्फ़ 3 पोस्ट के लिए ही क्वालीफाई किया था, तो सीबीटी 2 के लिए फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ होगा यार, तीनों ही 3 ही पोस्ट हैं, उसी में मेरे को लेकर के आना है। हाँ, उसी में लेके आना है तो वो थोड़ा था। तो कितने तो मार्क्स स्कोर किए आपने सीबीटी 2 में? 72 मार्क्स। 72 हाँ, ओके। और सीबीटी 2 में सीबीटी 2 में तो 104, तो 104 में आपको कौन-सा डिपार्टमेंट वही टीआरएस जो टॉप में था उसका वो मिला। अगर अगर वो क्वालिफ़ाई होता तो और ऊपर का भी पोस्ट मिल सकता था। लेकिन वो सीबीटी 1 में ना हो? हाँ, ना होने की वजह वजह से से। नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जानने को मिली है, सीबीटी 1 को भी आप हल्के से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस पोस्ट के लिए क्वालीफाई नहीं हैं, तो सीबीटी 2 में आप कितना भी स्कोर कर लें, आपको वो नहीं मिलने वाला है। दैट इज़ व्हाई तो समरी यही है कि आपको सीबीटी 1 को भी बिल्कुल अच्छे से करना है और सीबीटी 2 को भी बहुत अच्छे से करना है। और बाकी एक चीज़ ये भी है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं शायद जो वर्किंग थे और वर्क करते-करते अपना उन्होंने सिलेक्शन पाया है। तो जैसे कौन-कौन से आप लोग हैं जो वर्किंग थे यहाँ पर? जैसे एक राज हैं, राज। रतन है और यहाँ भी और भी कोई वर्किंग नहीं, तो ये 2 बच्चे हैं जो हमारे साथ वर्किंग थे। तो जैसे कि रतन से ही पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में वर्किंग थे? सर मैं रेलवे में ही असिस्टेंट लोको पायलट के वर्किंग में हूँ मैं और अभी मैं जोधपुर में पोस्टेड हूँ। ओके, फाइन। तो आप ये चीज़ बताइए कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट किया कि आप ऑलरेडी रेलवे में थे
है ना? आप लोकोमोटिव डिपार्टमेंट में ऑलरेडी लोको पायलट हैं और आप जेई की तरफ आना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सर इसके 2 रीज़न हैं, जैसे कि फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हर कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, तो फिर एएलपी से थोड़ा जेईई का पोस्ट ऊपर है, एक तो ये रीज़न है। और सेकंड मेन रीज़न ये था कि मुझे जो एएलपी का जॉब लगा थोड़ा मेरे को टफ़ लगा था, तो मैं चाहता था कि थोड़ा रिलैक्स वाला, मतलब इससे थोड़ा ईज़ी जॉब मिल जाए ताकि वर्क लाइफ बैलेंस मेरा सही से हो जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट कैसे, वो जॉब करते हुए आपने कैसे टाइम मैनेज किया और किस तरीके से स्टडी करी? मैम जब प्री का एग्ज़ाम था, उससे 1 महीने पहले से तो मैं मतलब नॉर्मली दिन में छुट्टी तो उस टाइम नहीं ली थी। हुँ। दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ता था और जब एक वीकली ऑफ मिलता है हमें, उस टाइम मैं 8 या 9 घंटे पढ़ लेता था। और जब एग्ज़ाम की डेट्स आई तो मैंने अप्रॉक्स 2 या ढाई महीने की मैंने लीव ली थी, तो उसमें मैं फुल टाइम अच्छा, स्टडी तो करता रेलवेज़ था। में लीव मिल जाती है? थोड़ा आसानी से इतना तो नहीं मिलता पर हो जाता है। ओके, सो राज से मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि आपने भी जॉब के साथ तैयारी की है और जैसे कि आपने बताया 400 प्लस 400 ऑलमोस्ट 600-700 घंटे आपने लेक्चर्स भी देखे हैं, तो कैसे टाइम मैनेज किया? बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की एंड ये बहुत बड़ा सवाल है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड एवरी ईयर वी फेस लाइक सो मेनी क्वेश्चंस कम टू अस, सिर्फ यही क्वेश्चन कि कैसे टाइम मैनेज करें। मैडम इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो छुट्टी, जैसे कोई ऑफ़िस जॉब है, जैसे मेरा 1 दिन छुट्टी रहता था संडे को और सैटरडे को ऑफ रहता था। और जैसे फेस्टिवल्स की छुट्टी होती है तो उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक ना? मतलब वो आप भूल जाइए कि 1 साल आपके लिए कोई फेस्टिवल है या फिर कुछ भी है, शादी-विवाह या कहीं जाना है, ये सब चीज़ें आपको 1 साल के लिए भूलनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जैसे मैं हमको सुबह में, मतलब जैसे अगर आपकी 8 बजे से ड्यूटी है तो सुबह में 1-2 घंटे निकालना पड़ेगा और शाम को 4-5 घंटे तो आपको निकालना पड़ेगा और जो वीकेंड है उसको पूरा बढ़िया से यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे मैं क्या करता था कि जैसे लंच टाइम है तो लंच भी कर रहा हूँ, मेरे क्लासेस भी चल रहा है, मैं वो भी देख रहा हूँ। जैसे मेरा काम है, मतलब वर्कशॉप में मैं हूँ, तो उसमें है कि मैं ईयरफ़ोन लगाए हुए हूँ कान में और क्लासेस भी चल रही है, मैं काम भी कर रहा हूँ, इस तरह से मैनेज करता था मैडम। जी। सो डेली स्केड्यूल क्या, मॉर्निंग में आप टाइम निकालते थे, इवनिंग में आप टाइम निकालते थे, आफ्टरनून में आप टाइम निकालते थे? जी मैडम, मैं मॉर्निंग में 1 से 2 आवर तो निकाल ही लेता था मैडम। और वो लंच-वंच का अगर छुट्टी मिलता था उसको भी यूटिलाइज़ करता था और नाइट में तो 2 3-4 घंटे तो निकालता था। और एक बात और मैडम, जैसे आप वर्किंग में हैं तो जैसे खाना बनाने का इश्यू होता है तो मैंने टिफ़िन लगा सकते हैं आप कि बाहर से आप खाना मँगा लें। तो ये समय जो है आपको बचेगा और इसको आप पढ़ने-लिखने में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन में मैं ये जानना चाहूँगी कि बेस्ट रिसोर्सेज़ क्या हो जो आप लोगों ने फ़ॉलो किए? सबसे पहले सीबीटी 1 के लिए, रोशन आप बताएँगे, सीबीटी 1 के लिए जो एक स्टूडेंट फ़ॉलो कर सकता है बेस्ट रिसोर्सेज़ जितने सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से? मैम बेस्ट रिसोर्सेज अपने को सीबीटी वन में चाहिए, बायोलॉजी आनी चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें वेटेज कम होता है इन कंपैरिजन टू बायोलॉजी का ज़्यादा होता है, मैथ और रीजनिंग ज़्यादा होता है। और इंजीनियर्स होता है तो उनके मैथ और रीजनिंग ठीक ठाक होती है, उनको टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड बायोलॉजी आप एक बार, क्योंकि बायोलॉजी इंजीनियर्स की 10th-12th में पढ़ते हैं, उस 10th के बाद पढ़ते नहीं, तो वो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए उस टाइम पे। हाँ। सो कुछ स्पेसिफिक बुक्स जो आपने, गौरव कुछ कहना चाहते हैं? या तो सबसे अच्छी है तो है एनसीईआरटी मैम, क्योंकि एनसीईआरटी से क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, या फिर पीडब्ल्यू की बुक जो है वो एनसीईआरटी बेस है मैम। मैंने देखी है, बायोलॉजी की भी फिजिक्स की भी। तो आप एनसीईआरटी ध्यान रखें, उसके जो एग्जाम्पल है आपको सेम मिल सकते हैं। वही एक रिसोर्स है मैम जो ओरिजिनल है बिल्कुल, बाकी तो बहुत है मार्केट। तो सीबीटी 1 के लिए सारी रिसोर्सेज़ में आप एक एनसीईआरटी को कोट करते हैं, जो भी स्टूडेंट है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स के लिए, मैथ्स तो आई थिंक है नहीं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है। मैथ्स है। तो तो उसके लिए कौन-कौन सी बुक्स का प्रेफ़र किया जाता है? मैम मैथ्स के लिए आप कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यू वगैरह से। बहुत रेलवे के तो अलग अलग एग्जाम के बहुत पीवाईक्यू हैं मैम, अवेलेबल हैं मैम, बहुत मोटी मोटी बुक है, तो उनसे हो जाएगा वो। लाइक एनटीपीसी, लाइक एनटीपीसी मैम, पीवाईक्यू लगा सकते हैं। सिर्फ पीवाईक्यू से अच्छा कुछ नहीं है मैम। इनके सारे पीवाईक्यू यस। ओके, रेलवे के जितने भी हैं। ठीक है। अब आते हैं, ओके सर। और जैसे अभी हमारे साथ अभी यहाँ पर साहिल भी हैं, तो साहिल से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे साहिल आपने मतलब आप तो खैर अभी फ्रेशर हैं, तो आपने जैसे तैयारी की, तो आपको अगर तैयारी करना है कोई भी एग्ज़ाम हो, तो एटलीस्ट आपको कितना ड्यूरेशन देना पड़ेगा, मतलब पूरा अच्छे से तैयार करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए?
तो आपको कितना प्रिपरेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा और आपको कितना टाइम लगा था? सर अगर मैक्सिमम बोलें तो कोई लिमिट ही नहीं है सर, आप 5 साल लगा दो या 10 साल लगा दो। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक परफेक्ट टाइमिंग बोलें आप अपने एई जेई एग्ज़ाम्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 8 महीने सफिशिएंट होंगे हमें किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर बट हमें उन 6 से 8 महीने में प्रिपरेशन ही करनी है, ये नहीं कि कुछ और में लग गए या इसमें लग गए या अदर एक्टिविटीज़ में लग गए जो आज के समय में होते हैं भटकाने वाली। उनसे अगर हम दूर रहें सर, तो मे बी 6 से 8 मंथ इज़ सफिशिएंट सर। और सेकंडली सर, आपने पूछा मुझे कितना टाइम लगा, तो मुझे अप्रॉक्सिमेटली मैंने जून मंथ में बैच लिया हुआ था सर, और अप्रॉक्स सर जनवरी मंथ तक मैं कंप्लीट प्रिपेयर था। और जनवरी के बाद मेरे भैया ने मेरे से एक लाइन बोली थी कि साहिल, कौन से एग्ज़ाम भरे हुए हैं, कौन से पेपर भरे हुए हैं, कौन से पेपर देगा? तो मैंने भैया को बोला था, भैया एचपीसीएल भरा है, बीएचईएल भरा है और मैंने रेलवे भरा हुआ है, अब कोई फॉर्म नहीं भरूँगा। तो भैया बोले कि बस यही बात सुननी थी मुझे तुझसे। और मैम, इसको लक बोले या क्या, मैंने ये 4-5 फॉर्म भरे हुए थे और बीएचईएल भी मेरा पेपर निकला, मेरा उसके बाद मैम एचपीसीएल भी निकला, एचआरआरएल भी निकला, रेलवे भी निकला, लाइन से चारों के चारों एग्ज़ाम निकले और ये मुझे काफ़ी अच्छा तो लगा। अभी आप क्या ज्वाइन करने वाले हैं इन सब में से? अभी मैम जैसा हम जिस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं, सेंट्रल लेवल की जॉब है मैम रेलवे की, तो डेफ़िनेटली मैं रेलवे ही जॉइन करूँगा मैम अभी। और इसी में ऐड ऑन करना चाहें अगर समीर, तो आप ये बताइए कि तैयारी के लिए मतलब जैसे आप अपना एक एक्सपीरियंस बता सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि आई थिंक आपने जॉब भी किया है और जॉब करने के बाद अब तैयारी में आए हैं, तो दोनों व्यू आप बताइए कि क्या आपको मोटिवेट किया जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट सर्विसेज में आने के लिए, और आपको कितना प्रिपरेशन में टाइम लगा? समीर खरे, मैं एमपी से हूँ और मेरा सीबीटी 2 में स्कोर 110 और मेरा मेरिट इंडेक्स 810 है। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने बीटेक 2017 में कर लिया था। फिर मैंने 2.5 साल जॉब किया और मैंने जब जॉब छोड़ा तो उसके 1 महीने बाद ही कोविड स्टार्ट हो गया। तो वो बहुत ही एक टर्मोइल वाला सा पीरियड था और मैंने सीएसई के लिए जॉब छोड़ा था, यूपीएससी। तो मैं नॉन टेक की तरफ शिफ्ट हो रहा था और इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ चुका था। और फिर कोविड में जब 2 साल सब बंद हो गया, घर पे रह के पढ़ना पड़ा, तो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे। तो अलग तरह के चैलेंजेस थे। सबकी अपनी-अपनी जर्नी रहती है, सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ रहती हैं। फिर मैंने सीएसई का मेंस दिया 2022 में, यूपीएससी का। मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए, सीएसआईआर का भी मैं फाइनल सिलेक्शन तक गया हूँ, मेरा अभी वहाँ वेटिंग में है। इसके अलावा यूपी पीसीएस का भी सिविल सर्विसेज का मेंस अभी दिया इसी साल। तो मेरे साथ दूसरी तरह के चैलेंजेस थे और दूसरी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी। मेरा नॉन टेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ठीक था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीबीटी 1 में मेरे 80 मार्क्स आए हैं, सीधा मैं एग्ज़ाम देने गया था। और उस समय मेरे साथ 4-5 एग्ज़ाम थे 5-6 दिनों के अंदर में। और सीबीटी 2 में नॉन टेक में मेरे वही 50 में से 4 ही क्वेश्चन गलत हुए, तो मुझे नॉन टेक में वहाँ पैज मिल गया। पर टेक्निकल 8 साल से छूटा हुआ था, तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंज था और मेरे साथ यूपी पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम भी था। तो फिर मैंने 10 दिन निकाले और एक वाईसीटी की किताब आती है मैकेनिकल के लिए, तो मैंने 10 दिन में 10 यूनिट डिवाइड की और 10 दिन उनको पढ़ा 12-12 घंटे बैठ के। और बेसिक्स ठीक थे, तो 8 साल बाद भी कवर अप हो गया। मैम का प्रोडक्शन के जो फॉर्मूले यूनिट्स थे, सर ने भी जो वन शॉट कराया था लास्ट में, तो काफ़ी काम आया। तो वहाँ पे मेरे 75 मार्क्स मैनेज हो गए 100 में से। तो मुझे ये था कि मेरा 110 आ गया, मैंने सोचा था 100 के आसपास, 105, 110 हो गया। बाकी यही है कि चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन आपको करना तो पड़ता ही है। मतलब स्टूडेंट के लिए कैसा है कि मतलब धरती का सीना चीरो या खोदो पर्वत चट्टानों को, किसी भांति भी पूर्ण हो सकें, पूर्ण करो अरमानों को। तो करना तो है ही, स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, कई बार डिलेज़ बहुत हो जाते हैं। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए, और कोई भी अपॉर्च्युनिटी छोटी नहीं होती है। मतलब मैं इस एग्ज़ाम को सीएसई से कंपेयर करूँ तो लोग सोच सकते हैं, बट कोई अपॉर्च्युनिटी छोटी नहीं होती। तो हर एक एग्ज़ाम की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का अगर आप सम्मान करें, उसके बाद फिर उसके लिए जो डिमांड है उसकी, उसको एड्रेस कर दें, तो कोई भी बड़ी एग्ज़ाम भी सरल बन जाती है। तो बस इतना सा कहना है कि मतलब समस्याएं हैं और स्टूडेंट्स के बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। हर अभ्यर्थी के भीतर एक बेचैनी की आहट है, बाहर से खामोशी पर भीतर भारी सी चिल्लाहट है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको हैंग इन करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हैंग इन देयर चैंप। तो धीरे धीरे हो जाता है। फैमिली है, परिवार है, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, आपके वैल्यू सिस्टम है, और फिर टीचर्स इतने अच्छे हैं।
तो समय लगता है, देर लगती है, लेकिन परिणाम मिलता है मेहनत का। अब हम थैंक यू। सीबीटी 2 की प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। जो टेक्निकल पोर्शन है उसे कैसे कवर किया जाए और उसके लिए क्या-क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? मैम टेक्निकल की बात करें, मैंने भी 4 या 5 साल से टेक्निकल छेड़ा नहीं था, तो मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि पीडब्ल्यू का कोर्स अच्छा है, तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया। वहाँ से 7 यूनिट्स तो मैंने प्रॉपर पीडब्ल्यू का ही पढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा मैंने। फिर मेरा एग्ज़ाम 22 अप्रैल को था, तो उस टाइम पेपर कैंसिल हो गया था। तो उस टाइम जब मैंने पेपर एनालाइज़ किया, तो मेरे 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे लगा कि मेरा वीक है। तो उन और फिर मैंने चेक किए क्वेश्चंस कहाँ से आए, तो मेरे को 2 बुक्स ऐसे मिली जिसमें से प्रॉपर 10 में से 9 क्वेश्चंस थे। तो मैंने उस बुक को पढ़ा। कौन सी बुक थी वो? एक मेट्रोलॉजी की मैम बुक थी ऑक्सफोर्ड की, ओके, और इंडस्ट्रियल की बुक थी ओपी खन्ना। ओपी खन्ना। ऑक्सफोर्ड की कौन सी बुक थी? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर अच्छा। वो फेमस बुक है बहुत। चलिए उसमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस बुक का नाम बता देंगे बिकॉज़ रिसोर्सेज को जानना बहुत ज़रूरी है। वो पूरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अपने काम की 150 पेज की है, तो अपन आराम से 4-5 दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है। और ओपी खन्ना बुक इंडस्ट्रियल की थी, हुँ। उसमें से बाकी तो जो पीडब्ल्यू का था वो बेस्ट था, मेरे को तो ये लगा। ठीक है, पीडब्ल्यू का जितना टेक्निकल कंटेंट हुँ। अच्छा, कंटेंट जो क्लास में जा रहा है, उसे बेस्ट कैसे कवर किया जाए? जैसे ऑनलाइन घर पे बैठ के बच्चा पढ़ता है, तो उसमें क्या होता है कि एक फ्लो नहीं बन पाता है। जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं, तो आपका एक फ्लो बन जाता है। तो किस तरीके से ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं, उसके जो कंटेंट है, कवर किया जाए? मैं राज से पूछना चाहूँगी बिकॉज़ आपने बहुत टाइम को बैलेंस किया है। ऑनलाइन में तो चैलेंजेस होते हैं क्योंकि सामने टीचर नहीं है तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो लगा कि मैडम जैसे आपका प्रोडक्शन हो जैसा हमारा सर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, फ्लूइड पढ़ा है, तो सफिशिएंट है। हमें तो आज तक मैं तो लाइव क्लासेस एक भी नहीं किया, लेकिन हमें हमें ऐसा नहीं लगा कि क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने सारी रिकॉर्डिंग पढ़ी, सारी रिकॉर्डिंग आपको कोई पड़ी थी, डाउट ही नहीं आया? हमें कोई डॉट ही नहीं आया। बस ऐसा है क्या है तो कहीं कोई डॉट आता था तो बार-बार उस पॉइंट को रिवाइज़ करके सुनता था। ओके। अब तो फिर डॉट सोल्व हो जाता, तो हमें नहीं लगता है मैडम। और रही बात एक चीज़ की टाइम कैसे मैनेज करें, हुँ। तो मैंने टाइम ऐसे मैनेज किया था कि सुबह का जो टाइम था ना जो वो मैं बाँट दिया था। शाम को जैसे जिसका वेटेज ज़्यादा है, वो शाम को ज़्यादा समय मिलता था, तो हमने शाम को प्रोडक्शन पार्ट रखा, मटेरियल साइंस वाला पार्ट रखा, ये शाम को रखा। और सुबह मैंने वो जिसका कम वेटेज है जैसे 10 क्वेश्चन के आस-पास सॉम का आता है, 10 क्वेश्चन फ्लूइड आता है, तो ये मैंने सुबह का रखा था। तो इस तरह से आप टाइम बाँट के आप अच्छा कर सकते हैं और मैं जब 115 मार्क्स ला सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते? अच्छा, आपको क्या लगता है कितने सब्जेक्ट एक दिन में हमें लेके एक साथ लेके चलने चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो कितने सब्जेक्ट वो डेली लेके चल सकता है? मैक्सिमम कितने लेने चाहिए? देखिए, अगर आपके पास अभी 2-3 महीने टाइम है, तो आप एक सुबह को ले लीजिए और एक शाम को रख लीजिए। जैसे मैं वर्किंग पर्सन हूँ, तो मैं ये मेरे हिसाब से था कि मैं एक सुबह को जैसे थर्मोडायनामिक्स कर रहा हूँ, तो शाम को प्रोडक्शन का जैसे मेट्रोलॉजी कर रहा हूँ। अगर अगले मतलब ये अगर खत्म हो गया, 1 वीक का मैं टारगेट रखता था इस तरह से। अगर 1 वीक में ये खत्म हो गया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में ऐसा करता था कि सुबह सॉम रख लिया, अगले दिन मशीन टूल रख लिया, चाहे जो आपको लगे जिसकी जो ज़रूरत है। कंफर्टेबली रखा हाँ, जाए। रखा जा सकता है मैडम। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट बढ़ाते जाइए। सुबह 2 कर लीजिए, शाम को फिर 2 कर लीजिए। इस तरह मतलब लास्ट का मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्ज़ाम देने से जस्ट 1 दिन पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा लिया था। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतनी मल्टीपल टाइम्स रिवीज़न होनी चाहिए। ओके। अच्छा, सीबीटी 2 में टेक्निकल जो है, कोई पीडब्ल्यू के कोर्स के अलावा जो हमने क्लास में पढ़ाया, आप लोगों ने कोई बुक्स का प्रयोग किया स्पेसिफिक? जैसे इन्होंने बताया कि हमने वो ऑक्सफोर्ड की बुक एक ली है और एक ओपी खन्ना ली, कोई स्पेसिफिक बुक? जो भी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, वो आप हाँ मैम, जैसे मैंने बताया था कि लाइक मैंने दूसरा मेंस था, तो उस वजह से मैंने 22 अप्रैल को सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट का मेरा। और मैंने 22 से 10 दिन पहले 12 को सोचा कि अब थोड़ा साइड कर दूं और 10 दिन दे दूं, क्योंकि एग्ज़ाम इतना भी छोटा नहीं। तो 10 दिन, और वाईसीटी की एक बुक मुझे मिली थी, मेरे पास पीडीएफ 3-4 थी, उसमें से मैंने सॉर्ट आउट किया। मेडी जी की हैंडबुक भी थी मेरे पास, लेकिन फिर मैंने वाईसीटी की वो बुक देखी, उसमें प्रोडक्शन भी बहुत सटीक दिया हुआ था, सारे पीवाईक्यूज भी थे उसमें, और उसी में कंटेंट थ्योरी भी था पहले। उसको पकड़ा और उसका पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक हर दिन 1 यूनिट बना के 10 दिन 10 यूनिट में था। प्रोडक्शन 4-5 दिन में हो गया था, और बाकी एक-एक दिन करके। तो वो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव बुक लगी। अगर किसी के पास 1 हफ्ता या 10 दिन है और वो सिलेबस से पहले बेसिक्स उसके ठीक हैं, तो टेक्निकल के लिए, मैकेनिकल के लिए वो बुक ठीक थी। क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए? क्वेश्चंस कैसे हैंडल किया जाए? आपने गेट की प्रिपरेशन भी की है।
एमटेक कर रहे हैं आईटी दिल्ली से, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन जब हम करते हैं गेट में थोड़े डिफरेंट आते हैं और आरआरबी जेई जैसे एग्जाम में थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस एंड उनका एनालिसिस पार्ट? मैम गेट का तैयारी करना तो वो थोड़ा डिफरेंट था आरआरबी जेई के। तो आरआरबी जेई के जो क्वेश्चन मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं और ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोडक्शन के लिए याद करना होता है। प्रोडक्शन का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन का है या फिर थर्मोडायनेमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है थ्योरेटिकली आपको ज़्यादा चीज़ें याद करना है और गेट का न्यूमेरिकल टाइप का है वो सॉल्व करना है। तो आपको शॉर्ट नोट्स, अगर आप थ्योरी कोई चीज़ आप इम्पोर्टेंट है तो उसको आप लिख सकते हैं। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब एक बार जो आप पढ़ रहे हैं तो सारा चीज़ याद नहीं होगा, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब किसी भी लाइन को समराइज़ करने के लिए एक पॉइंट में आप समराइज़ कर रहे हैं तो चीज़ें याद होगी, उसको बार बार आप देखेंगे तो वो याद रहेगा। और मेनली टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसको टेस्ट दे रहे हैं, उसको एनालाइज करिए, फिर से जो आ रहा है मिस्टेक्स जो हो रहे हैं उसको फिर से एक बार पढ़िए तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी और ऐसे हैंडल करना है। पीयूष, आपने कोई बुक प्रेफर की टेक्निकल के लिए, लाइक प्रोडक्शन हो गया, सर का थर्मल हो गया, क्लास कंटेंट के अलावा आपने कोई बुक प्रेफर की कंटेंट के लिए? नो मैम, मैंने कोई बुक तो प्रीफर नहीं किया, पूरा ही क्लास नोट से ही किया हूँ। बाकी क्वेश्चन बनाने के लिए वाईसीटी का बुक लगाता था, वो 25,000 क्वेश्चन का बुक था, उसमें सारे प्रोडक्शन एंड क्वेश्चन दिए हुए थे। रोशन, आपने कोई अदर बुक पढ़ी क्लास कंटेंट के अलावा टेक्निकल में, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के? मैम मैंने बुक तो कोई पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने खुद के नोट्स बनाया था। उसमें था पेनेशिया ऑफ मैकेनिकल करके एक शॉर्ट नोट्स की एक कॉपी थी, उसको बनाया था। काफ़ी क्रिप्स नोट्स बनाए थे, जैसे मैंने एचएमटी के 12 पेज में बनाए थे, आरएससी के 5-6 पेज में थे, एंड थर्मोडायनेमिक्स के वो थोड़ा बड़ा है तो उसके 16 पेज में हो गया था। तो ये सब आपने क्लास से लेके ही बना? हाँ, मैं एक्चुअली मेरी वो एनआईटी इलाहाबाद से ग्रेजुएशन था, तो वहाँ पे कंटेंट सही था। और बाकी मेरे को प्रोडक्शन में दिक्कत थी, तो मैंने आपकी 3-4 पीडीएफ थी, वेल्डिंग की थी, वो सब मशीनिंग की, वो मैंने आपके वहाँ से पढ़ी थी पूरी। बाकी थर्मो भी मैंने वहाँ वन शॉट तो मैंने सारे देखे थे, और मैंने क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया था। मैं टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाई थी मैंने, ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते थे उतने ज़्यादा। गौरव, आपने कोई बुक प्रेफर करी या क्लास का कंटेंट? मैम मैंने जब गेट की प्रिपरेशन की थी तो मैंने जो स्वदेश सर है ना जो गेट को पढ़ाते हैं, उनकी एक बुक है बहुत पुरानी मेरे पास, उनकी बहुत अच्छी बुक है मैम, मैंने उससे पढ़ा है। उसमें काफ़ी अच्छी थ्योरी वगैरह लिखी हुई है। यस मैम, यस मैम। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की, राइट सर? क्योंकि वो टेक्निकल तो 100 हो गया, बिल्कुल। और वो 50 क्वेश्चन के जो लिए भी क्या कंटेंट और रिसोर्स बहुत स्पेसिफिक, कौन क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, जी, जैसे कि समीर ने बताया कि 46 सही थे हाँ उनके, बिल्कुल, तो वो काफ़ी उनको एज मिला उससे। जी, जैसे मैम जॉब के साथ था तो मैं ज़्यादा पढ़ पा नहीं रहा था, तो मैंने जो साइंस थी वो सिर्फ एनसीईआरटी की पढ़ी। एनवायरनमेंट का ही मिला नहीं, तो 11th-12th में एनवायरनमेंट दिया हुआ है तो वो मैंने पढ़ा। और जब एग्ज़ाम दिया 22 अप्रैल को, तो मैंने देखा कि 10 में से 9 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी से ही आए हैं। एनसीईआरटी पढ़ी आपने? हाँ, ठीक है। और ये साइंस वाला भी 10 आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 उसी में से आए थे। तो वापस मैंने वो सेम टू सेम पढ़ा, थोड़ा ढंग से पढ़ा, और अगली बार तो 10 के 10 ही उसी में से आ गए, एनवायरनमेंट ओके में से। ओके। अच्छा, आपने क्योंकि एनसीईआरटी का नाम लिया, जहाँ तक मुझे लगता है एनसीईआरटी बहुत कॉम्पैक्ट किताब है एंड इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड दैट बुक। उसका थोड़ा मैम मतलब मैंने जब छुट्टी ली थी ना, उस टाइम एक दिन में क्लास 9 पूरी पढ़ पढ़ी ली? थी, ग्रेट, और नेक्स्ट डे 10th क्लास पूरी पढ़ ली। ग्रेट। उससे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तो मतलब ये है कि वो जो 50 नंबर है उसके लिए एनसीईआरटी को प्रेफर किया जाता हाँ पूरी पढ़ते हैं, लेकिन काम के तो 15-20 पेज में ये नोट्स बन जाते हैं, एक 9th क्लास के, और 15-20 पेज में 10th क्लास के, तो रिवीजन भी आसान हो जाता है। है जी। मैम मैं ऐड करना चाहूँगा। मैम एनसीईआरटी में क्या है कि उसमें एक पैराग्राफ बहुत लंबे लंबे हैं। आप शुरू से स्टार्ट करोगे लास्ट तक पूरा पैराग्राफ है तो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके लिए पीडब्ल्यू हुआ या और भी बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, उसमें क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहता है चीज़, साइड में ब्लॉक बना के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जो उनसे पढ़ने में आसानी रहेगी। तो पीडब्ल्यू की कौन-कौन सी बुक्स हैं जो एनसीईआरटी को रेप्लिकेट करती हैं इजी लैंग्वेज में? यानी मैंने एक दोस्त की ली थी, उन्होंने पीडब्ल्यू की थी, वो तैयारी कर रहा था, तो उसमें देखा था मैंने तो पॉइंट टू इस पॉइंट। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो बुक, डेफिनेटली आप अपनी ऑक्सफोर्ड की बताएंगे और आप अपनी ओके वाली बुक डेफिनेटली। का ज़रूर नाम बताइएगा। तो अब कुछ हम लोग जनरल बात भी कर लेते हैं जी कि जी, पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग भी कैसे तैयारी किया, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब भी आप तैयारी करते हैं बहुत सारे फेजेस आते हैं लाइफ में, जी, और उसमें एक होता है कि डिमोटिवेशन होता है,
कई बार लगता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ दिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आज दिन भर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ने बैठे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हुए, इनसे आप लोगों ने कैसे ओवरकम किया? एक सर, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होते हैं, फेलियर्स भी होते हैं। अब मैं बताऊँ, मैं हर जगह फेल हुआ था लगभग, सभी जगह में। चाहे एग्ज़ाम्स में देख लो, मैं लगभग 100 प्लस एग्ज़ाम में फेल हो चुका हूँ क्योंकि मेरा उसका रीज़न ये था कि मैं अलग-अलग फ़ील्ड में था। एसएससी में भी था, यूपीएससी सिंगल डेज़ एग्ज़ाम में भी था और स्टेट में एग्ज़ाम, स्टेट के नॉन टेक में भी था और एसएससी मतलब एसएससी सीजीएल जो नॉन टेक होता है वो, और टेक्निकल अपना था और बैंकिंग भी था। तो इन सब चीज़ों वो भैया बता रहे थे ना कि एक मिनिमम प्रिपरेशन के लिए अपने को कितना टाइम चाहिए। तो अगर आप इसके लिए, आपको सबसे बड़ा ये रहेगा कि आप सिंगल वो उसी पे फोकस करो, सिंगल एग्जाम, या फिर उसी के टाइप की कोई एग्जाम रहे, जैसे टेक्निकल हो तो टेक्निकल पे फोकस करते रहो आप, तो आपको काफ़ी जल्दी सक्सेस मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा था कि जो मेरे से कम सीजीपीए वाले थे कॉलेज में, जिनकी बैक लगी थी, वो भी लग गए थे मेरे से पहले। तो वो था कि फिर वो टेंशन भी रहती थी माइंड में कि यार अपने से पहले लग गए, लोग कहाँ कहाँ गए, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, ये अलग प्रेशर रहता था। और फेलियर्स तो देखो सबके आते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका है कि आपके पास फ्रेंड होने चाहिए शेयर करने के। इसलिए एक या दो फ्रेंड मैक्सिमम, मेरे जैसे मनीष और राज थे, इन दोनों ने फाइनेंशियली भी हेल्प की थी, वैसे भी हेल्प की। और बाकी अगर सिस्टम से भी फेलियर होते हैं कभी कभी अपने, जैसे गवर्नमेंट से लड़ना कुछ होता है, जैसे मेरा एक केस था, तो उस पे मैं उस केस को अगर मैं फैमिली को बताता तो मेरा सॉल्यूशन हो जाता, बट मैंने बताया नहीं, अंदर ही अंदर खुद के अंदर रखा। तो कभी कभी अगर सिस्टम से फेलियर हो तो आपको फैमिली को ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि मेरी फैमिली कमांड फैमिली रहते हैं हम, तो मेरे अंकल ताऊ जी वगैरह सब काफ़ी सपोर्टिव है। तो मैं सोचा कि अगर उनको बता देता, रिग्रेट है मेरे अंदर ये कि अगर मैं उनको बता देता कि वो सॉल्यूशन हो जाता। बट इट्स रियली नाइस कि आपने उस चीज़ का भी सामना किया, और क्योंकि आप लगे रहे, इम्पोर्टेंट है लगे रहना। अगर एक फेलियर हो रहा है तो उसमें आपको डाउन नहीं जाना है, आपको लगे रहना है और वो करते रहना है। यू आर बेस्ट एग्जाम्पल। वो कहते हैं ना कि एक दिन संघर्षों का एक बहुत खूबसूरत तरीके से टकराएगा, वो वही चीज़ होती है। फिर वो कुछ से पत्थर अपन उछालते हैं, हर कोशिश से आम थोड़ी टूटता है, कुछ तैयारी के लिए वो उछाले जाते हैं। ये वही बात है, वो पीयूष मिश्रा जी की वो लाइन मैं आज याद कर रही थी। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। आप लोग की स्टोरी से मुझे यही याद आ रहा है, नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और कहने के बाद बस आज पढ़ लेने दो, आज पढ़ लेने दो। और इसी पर एक बहुत अच्छा 2 मतलब पंक्ति है कि जो एक ख्वाब के लिए मैं सोता हूँ रात भर, गर वो ख्वाब ही टूट जाए, तो ये नींद किस काम की? सब मेरे को तो नींद ही नहीं आती थी रात में 2-3। मैंने मैम को भी, एक रिजल्ट आया था तो मैंने मैम को रात में मैसेज किया था। एक ऐसा बंदा है, आरआरबी में नौकरी मिल गई, फिर भी एक में नहीं हुआ है तो इसको नींद नहीं आ रही थी। एंड दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, तभी आप सेलेक्ट। कभी कभी तो मैं रात, दिसंबर की बात थी, मेरे दोस्त को रात में, सर्दियों का टाइम था, मैं 3 बजे उसको कॉल कर देता था कि होता है कि ओवर थिंकिंग अपन ज़्यादा करते हैं कभी कभी, जो इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन होते हैं वो करते हैं। तो ये है कि आपके कुछ दोस्त होने चाहिए, एक दो, कि आप उनके सब शेयर कर सको। बहुत खूबसूरत बात है कि आपके पास वैसे दोस्त हैं हाँ, अच्छा, सबसे, जो आपको हर वक्त आपको बैकअप कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और सर वो ऐसे नहीं है, पीएनबी में सीनियर मैनेजर है और यूपीएससी का थर्ड टाइम मेंस अभी लिख रहा है, थर्ड टाइम मेंस लिख रहा है उसके। तो मैं भी सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली यही कहता हूँ कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो ख्वाब है, देखो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि ड्रीम जो है, जो वो देखा नहीं जाता वो जिया जाता है। तो आपको वो जीना पड़ेगा। आपका ड्रीम जब तक पूरा नहीं हो रहा है तो आप सो कैसे सकते हो, आप आराम कैसे कर सकते हो? आपकी सारी मेहनत किसके लिए होनी चाहिए? उस मुकाम को हासिल करने के लिए होना चाहिए, उस टारगेट को पाने के लिए होना चाहिए। तो आई होप कि लगभग सर अपन मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जैसे वो जाकिर खान सर बोलते हैं कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे, इतिहास लिख के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और भी लाइफ में चीज़ें चलती हैं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिसको हम बहुत ओपनली बात नहीं कर पाते। रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आते रहते हैं कि मैम किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है। तो एक वो जो पीर प्रेशर है, जो मुझे लगता है 20 से 25 और 30 के एज के बीच में वो बहुत एक्सट्रीम में होता है, उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए?
इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। अगर वक्त को अपन वक्त देंगे तो वक्त पे चीज़ें सही हो जाती है। तो हाँ, वक्त देना चाहिए। कभी कभी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसकी वजह से कुछ वो हो जाता मैं है। ये जानना चाहती हूँ लाइफ में जरूरी क्या है, लाइफ में क्या लाइफ जरूरी है? जरूरी अपना गोल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे उसके लिए जरूरी वो सेक्रीफाइस जो भी करना पड़े जो करो। कुछ कहना चाह रहे हैं आज? मैडम, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन लगे कभी भी लाइफ में तैयारी करने के वक्त, तो आप अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार याद कीजिए। हम्म, आपने उनसे क्या प्रॉमिस किया है? मतलब मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी के एक कॉलीग थे, मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी तो वो आए थे। तो वो हमसे ये बता रहे थे कि पिताजी तुम्हारे इतने परेशान रहते हैं कि तुम्हारे लिए कि मतलब बहुत परेशान रहते हैं। आज तक मेरे पिताजी ने मुझे कभी ये फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं परेशान हूँ। तो आप उनके अंदर की भावनाओं को समझिए और उनको कुछ अच्छा करके दीजिए कि उनको प्राउड फ़ील हो कि हमारा बच्चा अच्छी जगह है, अच्छी अच्छी पैकेज कमा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि लाइफ में आपने जो ये प्रिपरेशन पीरियड था ना, उसमें सबसे टफेस्ट फेज़ क्या देखा? सबसे टफेस्ट फेज़? और वो जो हम कुछ पंक्तियाँ गुनगुना रहे थे, आपके पास शायद माइक नहीं था, तो वो चीज़ हो नहीं पाई। हम एक बार फिर से उसे गुनगुनाएँगे। एक बगल में चाँद होगा, एक एक बगल रोटियाँ, में चाँद होगा, एक बगल में रोटियाँ, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियाँ। हम चाँद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैम, आपने पूछा टफेस्ट टाइम। एक्चुअली मैं अगर अपने लिए बताऊँ, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के लिए जो सबसे टफेस्ट चीज़ होती है वो प्रिपरेशन से ज़्यादा समय के साथ लड़ना होता है। जैसे कि जो एग्ज़ाम्स में डिले होते हैं, एग्ज़ाम नहीं होते हैं, हाँ, या जो डेट्स में डिले होते हैं, या फिर हम सुन रहे हैं एग्ज़ाम अभी होने वाला है। मैम एक्चुअली मैं बताऊँ, मैंने बताया कि 6 से 7 महीने में प्रिपरेशन हो गई, बट सबसे टफ टाइम चीज़ थी मेरे लिए वो टाइम के साथ लड़ना। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ें चल रही होती है और उसमें समय लेट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, उससे लड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें मैं बस एक ही चीज़, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप लड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो और ये मत सोचो कि आप पीछे जा रहे हो। डेफ़िनेटली अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आगे ही पहुँचोगे। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन फ़ेज़ में हो तो मुझे लगता है केवल 4 ही स्टेप है जो हमारे साथ होने चाहिए। वो है ईट, स्लीप, स्टडी एंड रिपीट। केवल ये 4 स्टेप हैं जिनको अगर हम रिपीट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि 8 महीने या 1 साल के बाद हमें कभी भी ज़िंदगी में दोबारा देखने को वो मिलेगा जो हम फेस करके आए हैं पहले में। अच्छा, कई बार ऐसा भी फ़ेज़ आता है ना कि हम करते जा रहे हैं, पर हमें लगता है यार ये चीज़ हो ही नहीं रही है। हम जैसे टेस्ट, किसी ने बहुत सारे टेस्ट 80-90 टेस्ट अटेम्प्ट किए, टेस्ट दिए जा रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ कई बार स्टक हो जाती है। तो उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? रोशन कुछ कहना चाहेंगे? जब आप फँस गए हैं, तो किस तरीके से उस फ़ेज़ को झेला जाए, उससे निपटा जाए और आगे बढ़ा जाए? हाँ मैम, आप पहले सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा होना चाहिए कम्प्लीटली। फिर टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कभी कभी क्या टेस्ट हार्ड भी बन जाता है, तो उसके लिए अपने को लोड नहीं लेना है, क्योंकि पेपर उससे जी आना है। और जो अपन ने मिस्टेक की टेस्ट में वो अपने को नोट डाउन कर लेनी है कि ये मेरा वीक है, या फिर मेरे को ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है, या फिर जो है उसको एक डायरी बनानी चाहिए, उसमें नोट डाउन कर। मैं ये करता था, ठीक मेरे है। डायरी, मैं टेस्ट बहुत देता था। हाँ, अच्छा, मिस्टेक कॉपी, मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी और क्वेश्चन सॉल्विंग का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बस थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या वो एक सही एंड पे पहुँच पाएँगे? इसको मैं पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक करना चाहूँगा। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने नोट्स और कौन-कौन से पढ़े। तो डेफ़िनेटली मुझे किसी और बुक्स की तो नीड नहीं पड़ी, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लें, सब जगह से पढ़ लें, लेकिन चाहे कितना भी कोर्स से पढ़ लें या कहीं से भी पढ़ लें, पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमें और मेरे एग्ज़ाम से हमेशा दूर करता है मैम। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमेशा ऐसा होता है, तो वो मेनली जो मेरे दूर हुए मैम, वो हुए मॉक के थ्रू। मेनली मैं बताऊँ, मैंने मॉक लगाए और वहाँ पर मुझे हमेशा नई-नई चीज़ें हमेशा ऐड ऑन होती गई, मेरे नोट्स में पॉइंट्स ऐड होते गए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वही चीज़ें थी जो मुझे अभी तक एग्ज़ाम क्रैक करने से पीछे रोक रही थी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए रोशन? मैम अगर मैं मतलब सीबीटी 1 और या सीबीटी 2, सब मिला लीजिए आप। मैम मैंने अप्रॉक्स फिज़िक्स वाला के 80 के आसपास लगाए होंगे। इसके 80 अलावा मॉक टेस्ट, हाँ, सही और है मैंने नंबर। टेक्स्ट बुक के अप्रॉक्स 100 150 के पार मॉक लगाए होंगे मैम। आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए?
टोटल बता दीजिए CBT आप। 1 का एक भी नहीं, CBT 2 के 4। उसमें आपका काम हो हाँ, गया। मैंने वो YCT की बुक के साथ में थ्योरी के साथ में PYQ दिए रहते थे ओके। हर चैप्टर के आपने पीछे उसको एक दिन टेस्ट में पहले एक। ही दिए रहते हैं। हाँ हाँ, तो वो सारे क्वेश्चंस लगभग उसमें थीम बहुत अच्छी है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन उसमें है। और आरआरबी जेई का कंसेप्ट इस तरह का ही है कि वो आपको चीज़ें याद हो रहनी चाहिए पेपर में, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नेचर का बहुत है। तो उसमें उसी टाइप के फॉर्मेट में थे, तो मेरे पास समय ही नहीं था उतना। तो मेरे को एक दिन में एक यूनिट करनी थी, तो मैं पीछे उसके 40 या 50 क्वेश्चन रहते थे वो कर लेता था। और एक्यूरेसी के लिए उनको बार बार देख लेता था, एग्जाम के दिन भी सुबह सारे क्वेश्चन देख रहा था कि कुछ क्वेश्चन मिस ना हो जाए, मतलब करके इस क्योंकि तरह आपने से। कितने टेस्ट लगाए? मैम मैंने सब्जेक्ट वाइज तो 100 से ज़्यादा ही टेस्ट लगाए और 30 से 40 मैं फुल टेस्ट लगाया हूँ। आपने कितने टेस्ट लगाए? मैम मैंने CBT 1 के लिए फुल एंड टेस्ट मैंने 10 के करीब लगाए होंगे और CBT 2 के लिए 20 और उसका प्रॉपर एनालिसिस किया था। मैं एक सीट बनाया था 150 क्वेश्चन का। सारा क्वेश्चन का मैं लिखता था, क्वेश्चन नंबर किस टॉपिक से आ रहा है, क्या सही किया है, कुछ है तो लिखने के लिए उसमें सीट, और फिर कोई रॉन्ग है तो मतलब क्या मिस्टेक है, कौन सा टॉपिक, और उसको फिर एनालिसिस करता कितने सही हुए और किसको पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा। तो वैसे करके एनालिसिस 20 टेस्ट का मैंने किया था। आपने कितने टेस्ट लगाए? मैं एज वर्किंग में था, तो पहला एम तो ये था सिलेबस पूरा करना, प्रीवियस ईयर करना। उसके बाद मेरे को इतना टाइम मिला नहीं, इसलिए मैं फुल टेस्ट तो मैंने 4 या 5 लगाए। ओके। ट्राई किए थे 10-15 के, लेकिन 4 या हो 5 ही नहीं हो पाए। और पाए। पार्ट टेस्ट? पार्ट वो भी टेस्ट तो टेस्ट ही है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो थे उसको अच्छा, एज उनको ए लगाया। उनको माना। मैडम मैंने CBT 1 के लगभग 50 प्लस होंगे। लगाए। हाँ, मैं पार्ट टेस्ट नहीं लगाता था क्योंकि फुल टेस्ट ही लगाता था। और CBT 2 के लगभग 3-4 या 5 इंस्टीट्यूट का लगभग 50 फुल टेस्ट। ओके। गौरव। मैम CBT 1 का तो ध्यान नहीं है, बट CBT 2 में जो सेक्शनल टेस्ट अगर लगाएं तो लगभग 500 पार होंगे मैम। 500 पार। सेक्शनल टेस्ट की बता रहा हूँ। सेक्शनल टेस्ट भी अगर हम यस काउंट कर लें, मैम, टॉपिक वाइज यस टेस्ट भी मैम, और काउंट कर फुल लें। टेस्ट तो मेरे लगभग 40-50 थे। एंड रोशन आपने? मैम मेरा CBT 1 में ये था कि मैं SSCGL की प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर मेरे को नॉन टेक में होता, तो मैंने लगाए थे CBT 1 में 3 लगाए थे फुल लेंथ। मेरे 80 प्लस मार्क्स आ रहे थे उसमें, फिर मैंने गया नहीं उसमें। फिर CBT 2 में मैंने फिजिक्स PW के लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट चलते थे सारे, वो मैंने सारे दिए और टेक्स्ट बुक पे भी चलते थे। और मैं उस टाइम पे नॉन टेक्निकल के जितने भी टेस्ट चल रहे थे, जैसे ONGC के मैंने पूरे दिए थे, BHEL के दिए थे, BEL के दिए थे, और RRB के 130 के अप्रॉक्स दिए थे मैंने। तो लगभग अगर इनको समराइज कर ले तो ये 250 के अब हो जाएंगे सारे। सो समरी ये है कि टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही 1-2 इतने सारे स्टूडेंट्स में हैं जिन्होंने 2, 4, 5 टेस्ट लगा के कर लिया। बट बाकी जो मैक्सिमम लोग हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाए और टेस्ट की एनालिसिस प्लस उससे जो आपने सीखा वो अपने शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक कॉपी में ऐड अप करा। इसके बाद आपके रिज़ल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, गौरव कुछ कहना चाह रहे मैम हैं। जो PYQ के टेस्ट होते हैं ना, तो वो सबसे ज़रूरी है, मतलब उसकी बराबर कोई मॉक टेस्ट नहीं बन सकता। ठीक है। जैसे PYQ में क्या हुआ, कोई क्वेश्चन आया, उसका हमें पता है कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, तो हम देखेंगे ऑप्शन 1, हम आगे चल जाएंगे, लेकिन हमें बाकी तीनों ऑप्शन है ना उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट वो है वो आपको किसी मॉक से नहीं मिलेंगे। तो जैसे हम टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो जो करेक्ट आंसर होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं डायरेक्ट, हम जाएंगे इंटरेक्ट पे और जो अटैम्प्ट नहीं किए उन पे, बट जो करेक्ट है हमें उनके भी जो PW वाले में लिखा होता है नीचे, वो हमें देखना चाहिए करेक्ट का भी, तो वो बहुत जरूरी है। हाँ सर, जैसा ये गौरव भाई ने बताया कि एक ऑप्शन के सारे ऑप्शंस देखने, एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शन, तो PW के वन सोर्स में जो सर ने थर्मोडायनेमिक्स वाले जैसे आपने करवाए थे, उसमें 4 ऑप्शन थे, आपने चारों एक्सप्लेन किए थे। तो वो आपने जैसे स्लाइड में 4 ऑप्शन लिखे थे, तो इधर में उनकी थ्योरी भी पूरी लिखी हुई थी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल था रिवाइज होने के लिए, रिविजन के लिए। मैम मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप PYQ क्वेश्चन लगा लेते हैं तो फिर PYQ टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन करके जा रहे हैं और फिर उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आपको नया क्वेश्चन कोई आएगा तो आप उस पर नहीं ध्यान दे पाइएगा। तो इसलिए आपको अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कुछ नए क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर पाए। इसके लिए अगर सारा पहले या तो पहले टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद PYQ लगाइए या जो भी हो, लेकिन ऐसे करना है ये। मैं RRB को भी थोड़ा ज्वाइन करूंगा, हो सकता है अभी मैं बात करूंगा, अगर पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाए तो मैं परस्यू करूंगा। हाँ लेकिन अगर नहीं कन्वर्ट होगा तो आप RRB जेई को जी ज्वाइन मैम, करेंगे। ऐसा क्या आपको लग रहा है कि एमटेक में नहीं मिलेगा और RRB जेई में आपको? मैम थोड़ा सा मुझे लगता है कि फाइनेंशियली थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करना है, इसके लिए मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ेगा एमटेक को। मैम एग्ज़ाम में बैठो तो टेक्निकल में 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको आपको ना अपने दिमाग से ही सॉल्व करना है।
मतलब आपने पूरा पढ़ा हुआ है तो आराम से आपको समझ में आ जाता है 4 ऑप्शन से कि ये इसका आंसर ये होगा, और उसके ऑड वन आउट करके भी 1-2 करके भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा राज, मुझे कुछ बात बताइए, क्योंकि आपने इतनी सारी क्लासेस अटेंड की और रिपीट करके भी उसी से रिवीजन किया। कोई ऐसा क्लास में मोमेंट जो आपकी लाइफ में टर्निंग रहा हो, आपको लगा हो कि नहीं यार, अब मुझे ऐसा मतलब मिल गया है कुछ लाइफ में जिससे मैं अब चेंज कर लूँगा? मैं जब कॉलेज में था तो प्रोडक्शन मेरा सबसे वीक पोर्शन था। जब प्रोडक्शन आपसे पढ़ा तो लगा कि अब तो मतलब इतने सारे मतलब छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट इतने सारे क्लियर हो गए, फिर लगा कि यार 50 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोडक्शन से आते हैं। तो मैं ऐसा फ़ील होने लगा कि अब तो प्रोडक्शन पार लग गया, बाकी तो सब अपना ही है। तो ऐसा लगा कि अब हो जाएगा। ग्रेट। अच्छा, प्रोडक्शन के क्या आप लोगों ने नोट्स बनाए थे? शॉर्ट नोट्स बनाए थे? बनाए थे शॉर्ट नोट्स, आप नहीं बनाए? शॉर्ट नोट्स का बहुत बड़ी वैल्यूबिलिटी है, सभी लोगों ने शॉर्ट नोट्स। माइक प्लीज़। मैंने तो बुक्स का नाम ही पेनेशिया ऑफ मैकेनिकल कर दिया था। शॉर्ट नोट्स का। हाँ, पेनेशिया ऑफ मैकेनिकल। नोट्स के ऊपर मैं एक्चुअली एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती है कि हमें अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना कवर कर लिया है, कितना नोट्स में है, कितना किताबों में है। मैटर ये करता है आप जब एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो तो आप अपने साथ कितना लेकर के जा रहे हो। तो मैंने एक्चुअली नोट्स में अपने नोट्स 3 बार बनाए हुए हैं, मैं आपको लिटरली बताऊँ। सबसे पहले मैंने फुल नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन, हमेशा मैंने हैंड रिटन ही प्रेफ़र किया है। पहले मैंने फुल नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने दूसरी बार नोट्स बनाए तो वो जो नोट्स मेरे अप्रॉक्स 60, 70, 80, 100 पेजों के थे, वो नोट्स 20 से 30 पेज, 40 पेज, सॉरी 15 से 20 पेज या 30 पेज में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद मैंने एक बार और नोट्स बनाए, तब वो नोट शायद 2 या 3 पेज में उनका क्रक्स मोटा-मोटा वो ऐड ऑन हो गया, जो मैं एग्ज़ाम देने से जस्ट 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले भी अगर देख कर के आता था तो मुझे सब कुछ याद रहता था। जो कुछ भी मैंने पढ़ा हुआ है वो उसके थ्रू मैं बताऊँ। और फिर जो मिस्टेक कॉपी है मैम, हमें क्या गलतियाँ करते हैं वो हमेशा मॉक के थ्रू हमें सबसे बेस्ट एनालिसिस करके देती हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, राइट? चाहिए ही चाहिए। तो एक वर्ड में आप सभी लोग मुझे बताएँगे, व्हाट मोटिवेटेड यू? जैसे मैं अपना मोटिवेशन हमेशा बताती हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे लगता था यार, आई कैन नॉट लिव अ मीडियोकर फीमेल लाइफ जो कि हमारी सोसाइटी में है। मैं रोटियाँ तो नहीं बना सकती हूँ, राइट? तो ये एक मोटिवेशन था। तो मैं एक लाइन में या एक वर्ड में सभी के मोटिवेशन जानना चाहती हूँ, जो इतनी मेहनत करके आप लोग सेलेक्ट हो गए। आई डोंट वांट टू डाई फॉर एन एवरेज लाइफ। ओह वाओ! जी, आपका? मुश्किलें कई आई तो हैं पर हारें नहीं कबूला हूँ, कलम पकड़ना कम की है पर लिखना नहीं मैं भूला हूँ। मोटिवेशन बस यही है, अंदर से आता है मोटिवेशन। अंदर से हाँ, मतलब पुश ये करती रही कि मैं जिस परिस्थिति में रह रहा था, मैं अपनी पहचान छुपा के रह रहा था एक तरह से। क्योंकि मैं कॉलेज में बहुत वर्सेटाइल और बहुत डायनेमिक था, और सीएसई या यूपीएससी में सारे कनेक्शंस कट करके ब्रेक करके रहना पड़ रहा था बहुत समय तक, बहुत अलग परिस्थितियों में। जॉब करने के बाद बहुत अलग परिस्थितियाँ थी, और जहाँ पे मैं अभी रह रहा था बहुत इकोनॉमिक और बहुत ही मतलब वो पैनिक है वहाँ पे। उस लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और 5-6 साल यदि आप वहाँ देते हो तो इट्स वेरी हार्ड। तो मुझे वहाँ से निकलना था मुझे, और अब मैं बहुत ठीक फ़ील कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट वहाँ से निकल पाऊँगा। हालाँकि अटेम्प्ट्स है मेरे पास, तो मैं वो भी दूँगा। यूपी का भी मेरा अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो यही है कि मिलेगी परिंदे को मंज़िल किसी दिन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। ज़माने में जो लोग रहते हैं चुप, अक्सर ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। पीयूष, एक लाइन या वर्ड में बताइए आपका मोटिवेशन क्या है? मैम, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ऐसा था कि 8 साल हो गया था मेरे को प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन मैं हारा नहीं। मेरे को पता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा। क्या एक चीज़ थी जो ड्राइव कर रही थी? मैम, ऐसा था कि प्राइवेट जॉब नहीं करना है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी प्राइवेट जॉब में नहीं है। मम्मी, भाई, दादा, चाचा सब के सब गवर्नमेंट जॉब में। फैमिली प्रेशर कह सकते हैं, जी, एक फैमिली हाँ, स्टेटस कह हाँ। सकते हैं जो नहीं, आपको फैमिली बोलने लगी थी कि करना है तो कर ले प्राइवेट जॉब, तो मेरे को अंदर से ये था कि मैं कर लूँगा, निकाल लूँगा। बस बाकी ने निकाला तो मैं भी निकाल लूँगा। मैम, मुझे तो थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, जो कि नहीं मिला भाई, ये ड्राइव किया। मैम, अगर नहीं हुआ तो लाइफ कैसी होगी, और हो गया तो लाइफ कैसी होगी? इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वही मोटिवेट करता है। मैडम, मेरे लिए तो था कि आज से जब 60 साल बाद मैं रिटायर होऊँगा, तो मेरा ख़्याल कौन रखेगा? तो जॉब सिक्योरिटी
दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। मैम मेरे केस में ये था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैम मैं सुबह 5 बजे लाइब्रेरी के लिए निकलता था, तो उसके लिए मैं 4 बजे उठना पड़ता था, साइकिल से जाता था ना मैं। अगर मैं 4 बजे उठ रहा हूँ तो मम्मी को 3 बजे उठना पड़ता था। खाना वाना भी रेडी करना है और लंच ले आना है, तो कल का खाना भी नहीं चलेगा। और मैं अगर रात को 9 बजे आ रहा हूँ तो 10 बजे तक मैं सोऊंगा, तो मम्मी 11 बजे सोती थी। तो उससे बड़ा मोटिवेशन क्या तो होगा? ये आपकी स्ट्रगल से ज्यादा आपकी माँ का यस स्ट्रगल मैम। था जो आपके साथ साथ चला, यस उन्होंने मैम। आपके साथ बराबर मेहनत की। मैम सेकंड तो ये था कि जनरल के डिब्बे में जब चढ़ते थे ना मैम, कि ये भाई मेरा भी है, निकालना ये पड़े। मेरा भी है मेरा भी। कि भाई उस डिब्बे से मैम निकलना है। खिड़की पे लटक लटक के आए। आप अपने आप को ना इंजीनियर तब तक फील नहीं करते हैं जब आप ना एक आध गवर्नमेंट जॉब निकाल नहीं लेते हैं। मैम मेरा ये था, मोटिवेशन ये था कि मेरी बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से थी, एमटेक एनआईटी जयपुर से थी। मेरा मतलब पैकेज भी अच्छा खासा लगा था, 12 एलपीए का लग गया था। बट मैंने कुछ दिन काम किया, फिर मैंने लीव किया वो, इसलिए कि मेरे को वो कुछ मिल नहीं रहा था। जैसे मैं इतना वो था, फिर भी गांव में इतनी वो नहीं थी, मतलब रेस्पेक्ट होनी चाहिए थी, एक वो था। और सेकंड थिंग ये था कि हम कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बस स्टैंड पे भीड़, मेरे को उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना था। और एक जनरल डिब्बे वाला, वो मेरे को अंदर ही अंदर बहुत खींचता था कि इस भीड़ का पार्ट तो नहीं बनना। तो आप सभी लोग उस भीड़ का पार्ट थे। अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है और अब आपको सेकंड एसी का टिकट मिलेगा और आप वो मिल गया है। वो मिल गया। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है एंड आई होप इस सेशन को देखने के बाद जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और जो भी इस जीवन को जी रहे हैं, अगर जैसे कि सभी ने बोला जनरल के डिब्बे से निकलना है और सेकंड एसी में जाना है, मैम सेकंड एसी का फर्स्ट टाइम टिकट है वो मेरा। सेकंड एसी में अगर आपको जाना है तो सरकारी नौकरी की जो प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं। आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो या अदर पीएसयू एग्जाम्स है। इंजीनियर्स वाला की टीम पीएसयू के लिए भी स्पेसिफिक बैचेस लेके आने वाली है। जैसे कि आरआरबी जेई का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एसएससी जेई से, पीएसयूज का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई से। तो पीएसयू की जो जॉब है, आरआरबी जी की जो जेई की जो जॉब है, एसएससी जेई की जो जॉब है, अशोका बैचेस हो गए हमारे। इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम, स्पेशली मैकेनिकल की टीम आप लोगों के लिए पीएसयू के भी बैचेस लेके आने वाली है। तो अगर आप जनरल के डिब्बे से निकल के सेकंड एसी में जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी पूरी टीम के साथ। हम प्रतिबद्ध हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और इसी तरीके के मोटिवेशनल सेशन, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे साथ हैं वो सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को रेगुलरली चेक करते रहेंगे। आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उनका नाम डाल करके आप वहाँ पर क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। आप जब जब भी आप लोग देखिएगा तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट उस लाइफ को जी रहे हैं और उस लाइफ से निकलना चाहते हैं वो हो सके और आपकी लाइफ को आसान, या आप कह सकते हैं इस प्रिपरेशन पीरियड को हम आसान बना सकें। हमारा यही अब रोशन कुछ कहना हाँ, चाहते हैं? मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, एक्चुअली जो बीटेक में होते हैं, जो फाइनल अपने को फाइनल ईयर में डिसाइड कर लेना चाहिए कि अपने को टेक्निकल में जाना है या नॉन टेक्निकल में जाना है। फिर आप जिस भी फील्ड में चूज़ करो, चाहे टेक्निकल करो या नॉन टेक्निकल करो। टेक्निकल आजकल टेक्निकल में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आने लग गई, जैसे पीएसयूज़ में भी आने लगी। अब रेलवे भी एवरी ईयर कराएगा। तो आपको उसमें जिस भी फील्ड में जाओ तो एटलीस्ट उसको 1 से लेके 1.5 ईयर तो देना ही चाहिए, या फिर मैक्सिमम 1.5 ईयर तो उस फील्ड में देना ही है। हाँ, मतलब ये नहीं कि आपको उस फील्ड में नहीं हो रहा तो आप स्विच ऑन कर दो दूसरे फील्ड में, तो वो भी उधर जाओगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग लग जाएगा उसमें भी, तो वो फिर आपको हाँ सक्सेस होने में टाइम लग जाएगा जॉब लेने में। तो ये सेशन मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को कुछ आपके जीवन में राह दिखाने में हेल्पफुल रहेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन या डाउट आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिएगा। इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम आप सभी लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपका धर्म जो है वो पढ़ाई करना है और हमारा धर्म है आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको रास्ता दिखाना। जब आपका धर्म और हमारा धर्म मिलेगा तब जाकर के ये रिजल्ट जो आपके सामने बैठा हुआ है वो आप लोगों को मिलेगा। शहनवाज और सर। इसके साथ एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपको अपने किताबों से, अपने गोल से, अपनी पढ़ाई से इतनी मोहब्बत हो जानी चाहिए कि फिर आप उसको छोड़ करके इधर-उधर ना भटक पाएँ। देखो, जी। लोग कहते हैं ना मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं होता है, मोटिवेशन होता है सेल्फ। आपको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की, अगर आपके अंदर से सेल्फ नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। एक होता है कि सच में मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है और एक है कि बस लोगों को दिखाने के लिए हम बैठ गए। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको अपनी चीज़ों से इतनी ज़्यादा लगाव हो जानी चाहिए कि फिर आपको उस वक़्त कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा-सा एक बोल सकते हैं हम लोग
कि कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर मैं चाहूं, मैं अपनी जात भूल जाऊं, जब कभी मैं तुझसे दूर जाना चाहूं, जाते हुए मैं खुद को तेरे पास भूल जाऊं। क्या बात है सर, तो क्या बात है। बेसिकली आपके साथ ऐसा होना चाहिए। आप जब होना पढ़ने चाहिए। बैठे हो तो ये नहीं कि मोबाइल चलाने लग गए, मोबाइल बज गया, आपको कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। आपका 2 घंटा एग्जैक्टली ऐसा बीतना चाहिए लिटरली कि आपको वो फील नहीं होना चाहिए। ठीक है? एग्जैक्टली चांद और रोटियों को थोड़ा अलग अलग रखना चाहिए, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। मिक्स करेंगे तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और ऐसे केस में फिर प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आई होप एवरीवन हैव जॉइंड अस एंड आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। आप लोगों से मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। सेकंड एसी के डिब्बे में सब बैठ गए हैं। मैं आशा करती हूँ यूट्यूब के इस सेशन में जो लोग भी देख रहे हैं आप सभी भी जल्द ही सेकंड एसी के इस डिब्बे में ज़रूर बैठेंगे। थैंक यू सो मच।